Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So, this is the second lecture of Advanced Quantum Mechanics. इसका पहले वाला लेक्चर जो है हम लोगों ने पढ़ा था और ये उसके पहले वाले लेक्चर्स के कुछ हाइलाइट्स हैं। स्कैटरिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये स्कैटरिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि स्कैटरिंग का बेसिक फिनोमिना क्या होता है, स्कैटरिंग जो है किस अकॉर्डिंग मेज़र की जाती है, स्कैटरिंग एंगल जो है वो क्या होता है और स्कैटरिंग एंगल का यूज़ क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है ना। तो अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा समझाया था, फिर मैंने आपसे कहा था कि आज हम थोड़ा सा उसके आगे डिस्कस करेंगे। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के डिस्कस कर लिए थे एंड अब आज इसके आगे हम थोड़ा सा और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को पढ़ते हैं, उसका फिजिकल मीनिंग जानते हैं और उस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से टोटल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज पता करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि एमएससी में अभी आप हो बट आपको CSIR नेट का भी तो प्रिपरेशन करना होगा। नेट का प्रिपरेशन, जेस्ट का प्रिपरेशन और गेट का प्रिपरेशन जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, बिकॉज एमएससी के अलावा कोई एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है आगे फर्दर स्टडी के लिए। तो आप लोग अगर CSIR नेट गेट और जेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं कंप्लीट ये कोर्सेज करवाता हूँ CSIR नेट गेट और जेस्ट का। तो आप अगर करना चाहते हो तो आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो सीधा, है ना। मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा और ये रेफरल कोड है AKSHAY। तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो मेरा, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, ये रेफरल कोड है। और सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी अनअकैडमी प्लस के ऊपर, लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगी वहाँ पे आपको पूरे, मतलब कोर्सेज का मतलब वो ये मैं बुक्स पढ़ाता हूँ, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की बुक मिल जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से सारी जो भी बुक्स चलती है CSIR नेट में, गेट में और जेस्ट में, तो वहाँ आपको सिलेबस पढ़ाऊँगा मैं, कंटेंट पूरा मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं तो पढ़ाऊँगा इसलिए, मेरे अलावा और बहुत सारे एडुकेटर्स हैं वहाँ जो पढ़ाएंगे आपको, क्विजेस होंगे, आपको अगर कोई डाउट्स रहता है तो डाउट सेशंस भी वहाँ पे होते हैं। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस के ऊपर, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, रेफरल कोड यूज़ करके आप लोग डिस्काउंट भी ले सकते हो। और भी बाकी इन्फॉर्मेशन अगर CSIR नेट के बारे में आपको लेनी है तो आप लोग मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9928989140। तो फर्दर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द CSIR नेट गेट और जेस्ट यू विल जस्ट कॉन्टैक्ट मी। तो आगे हम लोग चलते हैं और स्टडी करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर सेकंड। तो हेडिंग दो, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो आपके एग्जाम में ना 2 नंबर में 2 मार्क्स में एक डेफिनेशन पूछता है, वो डिफाइन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड आप क्या समझते हो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है एमएससी में। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है। कोई भी क्वेश्चन आएगा स्कैटरिंग का तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेफिनेशन वो पूछता है। ठीक है ना, तो लिखो अ क्रॉस सेक्शन is an effective area, is an effective area which governs which governs the probability of some, the probability of some
स्कैटर्ड और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब स्कैटरिंग होती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड होकर डिटेक्टर पे जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ एरिया कवर करते हैं, वो क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो जितना एरिया कवर होता है उन पार्टिकल्स के द्वारा उस एरिया को मेजरमेंट लेके हम लोग ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी स्कैटरिंग हुई होगी, कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए होंगे। तो ये सारी जो अंदाज़ा है ये वहाँ पर लगाया जाता है जब स्कैटरिंग होती है। किसके थ्रू लगाया जाता है? क्रॉस सेक्शन के थ्रू लगाया जाता है कि भैया कितना उसने क्रॉस सेक्शन कवर किया है, ठीक है ना। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered per unit solid angle scattered per unit solid angle to incident number of particles to incident number of particles। इसका मतलब ये होता है कि कितने पार्टिकल आपने इंसिडेंट किए उसके कंपैरिजन में यूनिट सॉलिड एंगल में कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, ठीक है ना। तो वो होता है, तो वही होता है आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। कल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इस बारे में। दैट इज द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज द इफेक्टिव एरिया इन द यूनिट सॉलिड एंगल विच डिफाइन द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इन कंपैरिजन टू द टोटल इंसिडेंट पार्टिकल्स। तो इस चीज़ के लिए वो निकालता है, तो ये चीज़ निकल जाती है। नाउ अब इसी क्वेश्चन के साथ में एक और इफेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका। तो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स द शेप पोटेंशियल। एक्चुअली में ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो इट डिपेंड्स द शेप ऑफ पोटेंशियल। किस पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल का शेप क्या है। अब पोटेंशियल कहाँ से आया, मैंने आपको कल भी समझाया था। आप जब पार्टिकल्स को किसी टारगेट पर डालते हो तो उस टारगेट पर कुछ पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल ही उसको स्कैटर्ड करता है आने वाले पार्टिकल्स को। तो ये चेक करना पड़ता है कि वो पोटेंशियल कितना है, किस शेप का है। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगा कि जिस पोटेंशियल के थ्रू आपका स्कैटरिंग हो रहा है उस पोटेंशियल का शेप कैसा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पोटेंशियल and the nature of source and the nature of source। अब वो सोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। सो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। ठीक है, सोर्स आपका एट्रैक्टिव और रिपल्सिव उस पर भी डिपेंड करेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दूसरी डिपेंडेंसी या दूसरा जो इसका
एक्सप्लेनेशन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का वो ये है, द लार्जर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा, द लार्जर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन greater will be projectile. प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जो आप डाल रहे हो, मतलब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाल रहे हो, ठीक है ना। तो आगे देखो, तो जितना ज़्यादा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा, इसका मतलब ये है कि उतना बड़ा प्रोजेक्टाइल होगा और उतना ही बड़ा टारगेट होगा। और प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट, प्रोजेक्टाइल मतलब जो जो गिरता है, टारगेट मतलब जिसके ऊपर गिरता है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्कैटरिंग जो होती है वो छोटे पार्टिकल्स के लिए काम में आती है, मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियर रेंज में काम करते हैं। न्यूक्लियर रेंज मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी, 1 फर्मी के अंदर अंदर आपके पार्टिकल्स काम करते हैं, उस रेंज में आपके पार्टिकल गिरते हैं, मतलब 10⁻⁻15। तो ये तो एक न्यूक्लियर रेंज होती है। बट जब क्रॉस सेक्शन कवर होता है तो वो इसी रेडियस के आसपास कवर होता है। इसका मतलब ये है कि 10⁻14 मीटर के आसपास ये क्रॉस सेक्शन कवर होता है। तो ये तो डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन है -14, बट जब एरिया निकालोगे तो आप -14×2 = 28, तो मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, तो 10⁻−18 मीटर स्क्वायर। तो इस फर्मी रेंज में आपके पार्टिकल्स आते हैं और इस रेंज में आपका क्रॉस सेक्शन कवर होता है। बट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे तो वो एरिया निकल जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इस रेंज का होता है, मतलब पार्टिकल्स जब गिरते हैं तो वो इस रेंज के आसपास उनका एरिया कवर होता है। तो बहुत छोटा सा एरिया ही है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन भी इतने ही एरिया में नापी जाती है। 19-20 का फर्क आता है, कुछ चेंजेज होते हैं, बट हाँ लगभग लगभग इसी रेंज में होते हैं। तो डायमेंशन जो नापते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की, या डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जब नापा जाता है, क्योंकि वो है तो एरिया, होता क्या है क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है एरिया। इसकी जो डायमेंशन होती है दैट इज यूनिट ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज द यूनिट ऑफ एरिया, इज द यूनिट ऑफ एरिया। बट एरिया जो है वो लगभग बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो बार्न में नापते हैं, इसको बार्न बोलते हैं। बार्न भी एक एरिया ही है, बट एरिया की छोटी डायमेंशन होती है बार्न। मतलब 1 बार्न जो होता है ना वो लगभग लगभग 10⁻⁻28 के आसपास होता है। अब वो क्रॉस सेक्शन एरिया 4 × 10⁻28 भी हो सकता है, 1 बार्न हो सकता है, 2 बार्न हो सकता है, 5 बार्न हो सकता है, 10 बार्न हो सकता है। 10 बार्न का मतलब 10⁻29 मीटर स्क्वायर। तो बार्न में ही नापते हैं। और अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10⁻4 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बार्न की डायमेंशन होती है। तो अल्टीमेटली बार्न में ही नापते हैं, मतलब उसको, क्योंकि वो न्यूक्लियर रेंज में होता है ना स्कैटरिंग, इसलिए। तो आगे हम चलते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। तो ये भी तुम्हारा प्रश्न एग्जाम में आता है कि इसी के साथ प्रश्न आता है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिफाइन करिए, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, बार्न क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सब प्रश्न आते हैं। इसी के साथ एक छोटा प्रश्न आता है कि इस टोटल क्रॉस सेक्शन निकालिए। अब ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशियल को इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो वही क्रॉस सेक्शन तुम्हें निकालना पड़ता है। नॉर्मली स्कैटरिंग को मेजरमेंट देने के लिए जितने फिनोमिना होते हैं वो सभी फिनोमिना डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालते हैं।
और उस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से ही हमें क्या निकालना पड़ता है, आगे जाके टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो लिखो लेट अ रिंग, अब ये टोटल निकालना है ना आपको, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली में टोटल निकालने के लिए ये मान लो कोई क्रॉस सेक्शन कवर हुआ, है ना, यहाँ से आपके प्रोजेक्टाइल आ ही रहे हैं और ये मान लो स्केटर्ड होके डिटेक्टर के ऊपर गए, ये तो एक्सिस है और डिटेक्टर में मान लो स्फेरिकल एरिया कवर हो रहा है, तो ये जो स्फेरिकल एरिया है ये हम छोटा सा एरिया लेते हैं, मान लो ये वाला एरिया ले लिया हमने, कौन सा एरिया लिया, एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया लिया, ये हमारा डिफरेंशियल एरिया होगा, इसका हमें क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो वो डिपेंड करेगा हमारे एंगल के ऊपर जिसका नाम है डी थीटा। तो ये मेरा एंगल कितना हो गया, डी थीटा। यहाँ से यहाँ तक एक एरिया जो कवर हुआ है टोटल क्रॉस सेक्शन निकालने का, वो थीटा मान लेता है। तो अल्टीमेटली अगर ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा, दैट इज सिंपली आर साइन थीटा। ठीक है, अगर ये आर साइन थीटा हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आर हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब आगे देखो, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है आपको, तो इसको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके गोलाई में पूरा आएगा। ये गोलाई है, एक स्फेरिकल चीज है, इस स्फेयर को कवर करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट, अभी तो मैंने एक एलिमेंट माना है जरा सा और वो रिंग है, लेट अ रिंग एट एन एंगल थीटा and has width and विड्थ मतलब चौड़ाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विड्थ है ये इस विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज सिंपली का आर्क, आर्क मतलब चाप, तो इसका चाप कितना हुआ, आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई विद द एंगल, दैट इज द आर्क, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, एंड विड्थ आर डी थीटा। the radius r sin theta, the radius जो आपको दिख रही है डायग्राम में r sin थीटा, इज यूज्ड, मान लो हमने रेडियस इस प्रकार से यूज कर लिया r sin थीटा के यूज में, देन द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम then the probability per unit time of particle reaching at total surface area reaching at total surface area, कहाँ पर, उसके टोटल एरिया में पार्टिकल की पहुंचने की संभावना, तो उसका जो टोटल एरिया कवर होता है डिटेक्टर के ऊपर, डिटेक्टर के ऊपर जो टोटल एरिया कवर होता है दैट इज कॉल्ड द टोटल क्रॉस सेक्शन, रीचिंग एट टोटल सरफेस एरिया कॉल्ड टोटल क्रॉस सेक्शन।
कॉल्ड टोटल क्रॉस सेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब सुनिए, अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो मैं आपको ऊपर एक बार रफ में ना समझा दूं सॉलिड एंगल की रामायण क्या होती है। ये बीएससी में आती है, तुम लोग रफ में समझ लो, रफ नीचे बनाता हूं मैं ना, यहाँ देखो रफ में मैंने कल भी आपको समझाया था। लेंथ का मेजरमेंट कौन लेता है, मान लो ये लेंथ है तो इसका मेजरमेंट कौन लेता है, एंगल। इस लेंथ के ऊपर एक ओरिजिन से थीटा एंगल बनाता है। अगर दोनों एक्सिस को हम मिला देते हैं तो थीटा इज इक्वल टू, ये आर रेडियस है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो एल अपॉन आर। तो ये लेंथ का मेजरमेंट किसने लिया, थीटा ने लिया। अगर मान लो ये सरफेस बना देते हैं तो इस सरफेस के चारों कोने अगर मैं किसी एक फिक्स पॉइंट पर टिका दूं इस प्रकार से, तो ये जो एंगल बना ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है, दैट इज द डी ओमेगा, है ना। अब ये डी ओमेगा जो होता है इसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। मान लो इसका सरफेस एरिया ds है, जैसे इसकी लेंथ कितनी थी, l थी, इसका सरफेस एरिया ds है, तो ds अपॉन, अब ये चारों दूरियां समान है, r r r, ये डिस्टेंस जो है ना वो सेम है उससे आपको दिख वो 3D में रहा है, 3D में एक बार देखने का प्रयत्न करना। तो इसमें ये जो रेडियस है वो सेम है चारों ही कोनों से, जो 4 कॉर्नर्स हैं उसके सरफेस इस प्लेन के, उसके चारों कॉर्नर से वो रेडियस सेम है। तो अल्टीमेटली जिस प्रकार से एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस था, उसी प्रकार से सरफेस अपॉन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल सरफेस का मेजरमेंट लेता है। अब समस्या ये है कि बेसिकली अगर मान लीजिए हमारे पास एंगल है, उसकी डायमेंशन जो होती है वो डायमेंशन लेस होता है वो, ठीक है ना। तो लेंथ भी आपका मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, डायमेंशन लेस। सरफेस मीटर स्क्वायर में होता है, अगर यहाँ पे आर आपने मीटर में लिया तो इसको मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये मीटर स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी एंगल की तरह। तो इस प्रकार से सॉलिड एंगल इस प्रकार से निकाला जाता है। अब अगर आपकी सरफेस जो है वो टिल्ड है, टिल्ड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, अभी फिलहाल तो ये सरफेस टिल्ड नहीं है, ये सरफेस और ये जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है, सरफेस भी इधर है और आपका रिजल्टेंट ये सेंटर ऑफ मास है, तो आर भी इस तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। बट अगर सरफेस को टिल्ड कर दूं, मतलब सरफेस इधर झुक जाए, सरफेस यहाँ चली जाए और आपका आर वहीं का वहीं है, तो उसमें एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल बन गया। तो सरफेस को टिल्ड करते ही सॉलिड एंगल जो हो जाएगा वो इस प्रकार डिपेंड करेगा डी ओमेगा, क्योंकि अब आपको जो है इसका ये वाला कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। अगर ये थीटा एंगल पर टिल्ड होगी ना सरफेस, तो थीटा एंगल पर टिल्ड होती है, कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा इसका, डी एस कोस थीटा हो जाएगा। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी एस कोस थीटा आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़ते हो कभी ना कभी ज़िंदगी में, बट हमें स्पेशल केस नहीं लेना, हमें तो केवल नॉर्मल की बात करता हूँ मैं। मान लो थीटा बराबर 0 है, सरफेस एकदम स्ट्रेट है, तो उसका डी एस भी उधर ही है जिस तरफ आर है। तो अल्टीमेटली हम जानते हैं, वी नो दैट, ये बीएससी में आता है सब कुछ, सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, वी नो दैट सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो डी एस है ये मैंने कहाँ निकाला है, देखो आप लोग, ये डी एस मैंने आर के की डायरेक्शन में निकाला है। अब मैं थोड़ा रफ में और समझा दूँ आपको, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, रफ में देखना, इधर रफ में आ जाओ, रफ में आप लोगों ने पढ़ा हो स्फेरिकल सिस्टम पढ़ा हो, तो स्फेरिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, डी आर आर के प्लस आर डी थीटा, थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के। ये चीज़ हम लोग पढ़ा करते थे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जब हम लोग लैग्रेंजियन वगैरह वगैरह पढ़ते थे ना एमएससी प्रीवियस में, तो एमएससी प्रीवियस में हम लोग इसको पढ़ा करते थे स्फेरिकल सिस्टम में। तो स्फेरिकल सिस्टम में
सरफेस अगर आपको आर डायरेक्शन में निकालनी है तो आर वाले को छोड़ दो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो दोनों मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, डी थीटा और डी फाई, ये हो जाएगा सरफेस एरिया इन द आर केप डायरेक्शन। और मुझे आर केप में ही सरफेस चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने जो ये सरफेस ली है ना ऊपर सॉलिड एंगल में, ये मैंने आर केप डायरेक्शन में ली है। तो इसीलिए अगर मैं आर केप में सरफेस को देखूंगा तो आर केप में सरफेस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो अल्टीमेटली सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा मेरा आर केप डायरेक्शन में, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, क्योंकि सरफेस ही होता है आर केप के अंदर। तो अल्टीमेटली आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो कितना बच गया, साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई सरफेस एरिया। अब मेरे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की बात आती है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा फाई इज इक्वल टू डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। यहां से हम निकाल सकते हैं कि डी सिग्मा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विद द डी ओमेगा। अब मुझे डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा, टोटल क्रॉस सेक्शन। सो टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, और ये थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा थीटा। अब ये बताओ यहाँ पर दो चीज़ें वेरी कर रही है, एक थीटा और एक फाई। तो थीटा और फाई वेरी कर रही है, इसलिए लिमिट भी दो लगनी। पहली लिमिट थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 से लेके पाई अगर पूरा स्फीयर है तो, और 0 से लेके 2 पाई फाई का लिमिट होता है। फाई का लिमिट 0 से 2 पाई होता है अगर पूरा स्फीयर है तो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग सोल्व करते हैं ना, तो फाई जो होता है वो फिक्स होता है, जहाँ तक हमारी बात है, क्योंकि थीटा ही चेंज है, थीटा में ही चेंज आता है, फाई फिक्स है। और फाई अगर फिक्स है तो अगर फाई फिक्स है तो फिर सिग्मा जो है ना डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, वो केवल किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। तो हम इसको सिग्मा थीटा लिख सकते हैं। फाई को फिक्स कर दो, और फाई को फिक्स कर दो तो कितना फिक्स करोगे आप लोग, फाई का वैल्यू, फाई की लिमिट 0 से लेके 2 पाई, थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई। अब जब तक मुझे सिग्मा नहीं पता होगा, वो सिग्मा जो थीटा पर डिपेंड करता है, जब तक मुझे सिग्मा नहीं पता तब तक मैं आगे वाली चीज़ को सोल्व नहीं कर सकता। हाँ, बट अगर मेरे पास फाई फिक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई मल्टीप्लाई विद द। अब मुझे अगर स्कैटरिंग का स्टडी करना है तो मुझे टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि टोटल क्रॉस सेक्शन निकालते ही स्कैटरिंग का स्टडी हो चुका। तो टोटल क्रॉस सेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द स्कैटरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टोटल क्रॉस सेक्शन, और वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन नहीं पता होगा। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का पता होना बहुत आवश्यक है, और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पता होगा तो उसको इंटीग्रेट करके टोटल क्रॉस सेक्शन निकाला जा सकता है, और टोटल क्रॉस सेक्शन निकल गया इसका मतलब स्टडी हो चुका है स्कैटरिंग का। तो इस पूरी यूनिट में हम लोग इसी के ऊपर माथापच्ची करने वाले हैं कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, वही सभी रामायण आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका अलग अलग मेथड होता है, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, बोर्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन सभी मेथड को आप लोग को पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है, इनसे सवाल आते हैं। तो इसका पहला मेथड हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करते हैं। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, वो मेथड में हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच। और इसको याद कर लेना क्योंकि ये भी एक सवाल आता है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस कर ली। तो 5 नंबर का मैटर आज डिस्कस हो चुका है। थैंक यू सो मच।